अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। एक सवाल कहा था कल होमवर्क करने को, ऑटम 17 मसले भी होंगे। नहीं यार, किया किस किसने है? माशाल्लाह माशाल्लाह। इधर किसने किया है? क्या किया? ऑटम 17। और ये जिन्होंने किया है इनको बहुत ज्यादा मसले हैं, थोड़े से हैं? एक भी नहीं 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 नहीं, नहीं यार। 0.8 वाला था तो हमने कर जी मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ, क्योंकि रिकॉर्डिंग के पार, कैमरे के पार वाले बच्चों को होते हैं मसले। ये क्या बात है। ऑटम 17 का एक क्विक ओवरव्यू दे रहा हूँ, और जो शर्मो शर्मी बच्चे नहीं पूछ रहे कि सब कोई मसले नहीं है, मुझे ही मसले हैं, और वो शर्मो करके पूछ नहीं रहा है, तो चलो बता रहा हूँ। इसमें जो मसले ज्यादातर होते हैं कॉम को, वो कॉस्ट ऑफ सेल्स की वजह से मसला होता है। पार्ट ए में पूछा हुआ है कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करनी है। ये जो हम लोग कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स निकाल रहे हैं, कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स, ये अगर सारे के सारे बिक भी जाएं तो यही कॉस्ट ऑफ सेल बन जाएगी। तो इसलिए हमने कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स ही बेसिकली निकालनी थी। हाँ, एक प्रोडक्ट जो J101 है वो पैक करके बेचते हैं, मतलब चूंकि लिक्विड है तो झोलियां भर भर के नहीं बेचते होंगे, पैक करके बेचते होंगे। तो वो जो पैकिंग के ऊपर 120 रुपए लगने हैं, वो भी फिर उसकी कॉस्ट ऑफ सेल निकालते हुए इसकी कॉस्ट में ऐड हो रहा है। तो एक तो ये पॉइंट था कि कॉस्ट ऑफ सेल तो सर ने कभी पढ़ाई नहीं, तो जो बनाया वो सब बेच दिया। कैसे पता सब बेच दिया? क्या लिखा हुआ? ये सब आपस में वो आपस में कह रहा हूं, आखिरी कॉलम में सोल्ड फॉर, तो ये सब बेच दिए। कहीं पर इनके किसी फिनिश गुड स्टॉक की कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर वो कॉस्ट ऑफ सेल्स पूछ रहा है, कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो फिर तो कहीं ओपनिंग, क्लोजिंग, फिनिश गुड्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड भी आने थे। तो क्लोजिंग फिनिश गुड्स कहीं है? तो बस ये जितने बनाए इनके टेबल में सामने लिखा हुआ है सोल्ड फॉर, तो ये सब बिक गए। इसलिए कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट से ही कॉस्ट ऑफ सेल है। एक बात तो ये बतानी है। दूसरी बात, ये जो पॉइंट नंबर 5 में लिखा हुआ है कि जो नॉर्मल लॉस है वो होता तो लीटर्स में है, लेकिन जब उसको बेचने लगते हैं तो उसको फिर हम हो सकता है खुश्क करते हो, कोई हो सकता है ड्राई करके पका के कुछ, वो फिर 1.8 किलो चीज में बदलता है और उसको फिर 100 रुपए किलो बेचते हैं। तो NRV नॉर्मल लॉस की, नॉर्मल लॉस कितना बना? प्रोसेस 1 का नॉर्मल लॉस 1200। हम लोग ये सारा सवाल जो सॉल्व कर रहे हैं, ये जो प्रोडक्ट सब लीटर्स है ना, तो क्वांटिटी स्केड्यूल तो लीटर्स ही आ रहे होंगे, और ये 1200 लीटर है। लेकिन जब आप कॉस्ट पर यूनिट की कैलकुलेशन के अंदर मटेरियल कॉलम से नॉर्मल लॉस माइनस करने लगेंगे तो 1200 है लीटर, जबकि 100 रुपए पर केजी है। तो इसको हम ऐसे नहीं कर सकते। 1 लीटर इतने किलो में बनता है, और ये मैंने पहले भी कभी बताई हुई ये बात, ये साइंस, इन 2.8 केजी पर लीटर, इसलिए आंसर रुपीज में आ रहा है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना तो NRV निकलनी थी। ये तीसरी बात, मटीरियल्स आर इंट्रोड्यूस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ प्रोसेस, और ये तो पहले भी ऐसे ही होता है। और पॉइंट 5, लॉसेज आर इनकर्ड एट बिगिनिंग ऑफ प्रोसेस, यानी इंस्पेक्शन स्टेज 0%। इस वजह से AL कन्वर्जन कॉलम में नहीं आ रहा। ये 2-3 बातें हैं जो नॉर्मली होती हैं बच्चों को, वो मैंने बताई हैं। आपने इसमें कुछ पूछना है तो पूछें, जिन्होंने किया है, क्योंकि मुझे ये बात लगी थी तो मैंने रिकॉर्डिंग वालों के लिए वो बोल दी है। आपने कुछ पूछना है मजीद तो पूछिए। कुछ नहीं, यानी इतने सारे लोग हैं, सब कॉस्ट में चीते, किसी को कोई मसला नहीं है। नहीं, पहले भी बरकत ही होती है यार, जो बच्चे चीखे मार रहे होते हैं कि पेपर मुश्किल आ गया, वो भी बरकत ही होती है पहले। हाँ अच्छा चलो ठीक है भाई, गुड। और एक सवाल आप कर दें,
अच्छा, ये मैं अभी क्लास आज एंड में जहां तक पहुंच सका ना, फिर बताऊंगा कि मैं आपको कॉस्ट के लिए अगले सैटरडे को बुला रहा हूं कि नहीं बुला रहा। अगले सैटरडे को है जी। सी लॉ का पेपर कितने बजे खत्म हो जाएगा? 12:15 खत्म हो जाएगा, बस खत्म हो जाएगा। नहीं, संडे नहीं। तो मैं क्लास के एंड तक आपको बताता हूं कि मैं जितना करा सका, क्योंकि इनमें से वो आधे बच्चे तो तकरीबन FAR 1 में भी हैं, तो वो FAR 1 तो 3-4 घंटे पढ़ने आ ही रहे हैं हफ्ते को। तो जब तक वो फारिग होंगे तब तक आप लोग सीधा का पेपर देके फारिग हो गए होंगे, तो फिर आप कॉस्ट पढ़ने आ जाएंगे, हैं जी। मिड वाले दिन ही, हाँ, शाम कर लें। सी लॉ एक आसान सा पेपर है जो आपने बड़े ही आराम से सुकून से 12 बजे से पहले खत्म करके फारिग हो जाना है। फिर आप फारिग रहे तो फिर बुरे बुरे कामों में पड़ेंगे, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप पेपर से फारिग होते ही आप कॉस्ट पढ़ लें। अच्छा, मैं कंफर्म कर दूंगा ना भाई, कंफर्म कर दूंगा। और चूंकि आप में से FAR 1 और FAR 2 पढ़ने वाले लोग मौजूद हैं, तो इसलिए फिर कल मैंने तैयारी करने के लिए ऑफ कर दिया कि आप FAR 1, लेकिन आप तैयारी करके मिड टर्म दें, क्योंकि ये जो सारा कोर्स रिवाइज करना है ना, ये आपको इसके अलावा और मौका नहीं मिलता। फिर वो मौका अगस्त में मिलेगा और तब फिर सारा कुछ रिवाइज करना होगा, तो फिर प्रेशर बढ़ता है। इसलिए मिड टर्म को जरूर अवेल करें। इस वजह से मैं वो एक क्लास की कुर्बानी दे रहा हूं। खैर कुर्बानी तो नहीं दे रहा, अगले सैटरडे बुला रहा हूं, लेकिन फिर यही है कि आप कल की क्लास में नहीं ले रहा। देखिए, मेरा सिर्फ कंट्रोल चल सकता है मेरी क्लासेस पे, तो मैं कल अपनी क्लास कल छोड़ रहा हूं। अगर आपकी बाकी कोई क्लासेस हैं तो वो मैं कुछ नहीं कह सकता है? जी। नेक्स्ट सैटरडे को कॉस्ट की, हाँ जाहिर है 5 घंटे FAR 1 पढ़ी होगी, तो मैं नहीं, वो डिस्क्लोजर्स नोट्स कराने, तो फिर आज वाले तो होमवर्क का फायदा कोई नहीं। कल मैंने एंट्रीज बताई थी और कुछ एंट्रीज लॉसेस वाली रह गई थी, बाकी मैंने आपको सारी बता दी थी। लॉसेस वाली एंट्रीज समझा रहा हूं। अच्छा, मैंने चूंकि कल आपके रजिस्टर में मैंने तो कहा था, आपने शायद किया हो ना किया हो, पेज का रेफरेंस डाल दिया, तो वो वहां नोटेड है। बोर्ड पे मैं सिर्फ दोबारा लिख के इसलिए दिखा रहा हूं कि आपको समझाना है, तो इसलिए ये आपकी बुक में नोटेड है जो यहां कर रहा हूं। ये है जी, अच्छा ठीक है, बताता हूं। ये जो यहां करके दिखाने लगा हूं ना, ये आपकी बुक में नोटेड है, बस समझाने के लिए मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं। एक वर्क इन प्रोसेस का टी अकाउंट हो रहा होगा, ये बुक में नोटेड है, बस देख लें आप जुबानी। वर्क इन प्रोसेस का टी अकाउंट बनता होगा, और इसके अलावा मैं लॉसेस की एंट्री बताता हूं तो सिखाता हूं। अगर आपसे प्रोसेस कॉस्टिंग के चैप्टर में टी अकाउंट्स रिक्वायर्ड हैं, तो इन टी अकाउंट में और जो इससे पहले जिंदगी में आज तक पढ़े हैं, एक फर्क यह है, इजाफा यह है कि ये इस शक्ल का तो है, लेकिन साथ यूनिट्स यानी क्वांटिटी का कॉलम भी है। क्वांटिटी का कॉलम भी। और कल जितनी एंट्रीज बता दी थी, आप खोल लें, पेज खोल लें साथ 117, तो वर्क इन प्रोसेस में देखें क्या क्या डेबिट क्रेडिट किया हुआ है। अच्छा, साल के शुरू में सबसे पहले इसमें, क्योंकि ये इन्वेंट्री अकाउंट है, तो इधर एक बीडी आ रहा होगा, और उस बीडी के ये यूनिट्स भी होंगे और उनकी कॉस्ट, और ये वही चीज होगी जो आपको सवालों में मैंने ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट दी होती थी शुरू वाली, ये वो है। पहली एंट्री से बताना शुरू करें। वर्क इन प्रोसेस में फॉर द मंथ क्या क्या हुआ। डायरेक्ट मटेरियल इशू हुआ, तो वर्क इन प्रोसेस में डेबिट, तो ये डायरेक्ट मटेरियल यहां डेबिट आ गया। और ये जो डायरेक्ट मटेरियल डेबिट आया, क्वांटिटी भी इन हुई है ना, ये वो क्वांटिटी। फिर उसके बाद ट्रांसफर इन था, इसमें और डेबिट आ गया, यूनिट्स भी आए और उसकी अमाउंट भी आ गई। फिर उसके बाद डायरेक्ट लेबर यहां डेबिट आया हुआ है, यूनिट्स नहीं है इसके। फिर उसके बाद अप्लाइड एफओएच आया, फिर उसके बाद ट्रांसफर आउट देखें, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट किया हुआ है, यूनिट्स हैं और उसकी कॉस्ट है।
बाय प्रोडक्ट यहां से क्रेडिट किया हुआ है, यूनिट्स हैं और उसकी एक अमाउंट है। ये जितनी नहीं अभी जितनी एंट्रीज बताई थी वहां तक मैंने उन्हीं एंट्रीज को वर्क इन प्रोसेस के टी अकाउंट में लिख के दिखाया। यहां तक इन एंट्रीज को यहां डेबिट क्रेडिट में लिखने में कोई इख्तलाफ तकलीफ परेशानी है तो बताएं। ठीक है, और अगर वो ट्रांसफर आउट ज्वाइंट प्रोडक्ट थे तो वो दो अलग अलग यूनिट्स और अमाउंट आएगी। अब अगर इसको आप न्यूमेरिकली देखें तो इस महीने में इसके अंदर इतने यूनिट्स पहले मौजूद थे, इतने यूनिट्स और आए, इतने आउट हो गए, इतने रुपए की कॉस्ट पहले लग चुकी थी, इतनी कॉस्ट इन पे और इनकर हुई, तो इन सारे खर्चों को करने का रिजल्ट ये निकला कि इतनी कॉस्ट वाले यहां से आउट होके चले गए। अब लाता हूं मैं इसमें लॉस। वर्क इन प्रोसेस यानी प्रोसेस के अंदर यूनिट्स खराब होंगे, वो इस प्रोसेस से आउट होने हैं कि और इन होने आउट होने, तो उनको मैंने क्रेडिट करना है। अब वो लॉस है दो तरह का, पहले एजी नहीं बता रहा, नॉर्मल लॉस है और एबनॉर्मल लॉस है। यहां से कौन सा निकलेगा? यहां से तो दोनों ही निकलेंगे ना। अब वो जो दोनों निकलेंगे, क्योंकि वो दो अलग अलग नाम ही इसलिए बनाए हैं, तो एक अकाउंट नॉर्मल लॉस के लिए अलग होगा और इसको नॉर्मल लॉस की बजाय स्क्रैप इन्वेंट्री कहना ज्यादा बेहतर है। और ये बने हुए सारे बुक के अंदर, मुझे यहां दोबारा बना के समझाना ज्यादा आसान था स्क्रीन की बजाय। और चूंकि ये प्रोसेस कॉस्टिंग के टी अकाउंट्स हम बना रहे हैं सवाल, तो इसमें भी क्वांटिटी का कॉलम भी है और एक और अकाउंट अलग से एबनॉर्मल लॉस का बनेगा और इसके अंदर भी रुपीस भी हैं और यूनिट्स भी हैं। अच्छा, अब आप एक काम ये करें कि ये बुक तो खोली ही हुई है और टी अकाउंट्स आपको वहां बने भी नजर आ रहे होंगे एंट्रीज के बाद। जो मैं यहां पर चीजों की रीजन समझाऊंगा, अगर आप वहीं पर नोट कर लेंगे, रीजन करना चाहें तो कर लेना, क्योंकि रजिस्टर में तो मैंने ये नहीं करवाया ना, बुक से दिखा रहा हूं, तो इसलिए अगर कोई चीज नोट डाउन करने वाली हो तो बुक पे ही कर लेना। पहले समझ लें सारी बात, जितना मैंने लिखा हुआ है, अगर लग रहा है काफी लिखा हुआ है तो ठीक है, लेकिन अगर आपने कुछ नोट्स लेने हो तो बस ये कह रहा हूं कि बुक के ऊपर ही ले लेना, ताकि वो सब इकट्ठा एक ही जगह नजर आए। यहां से जो यूनिट्स जाया होंगे वो यहां से तो क्रेडिट निकलेंगे, तो चाहे नॉर्मल हो चाहे एबनॉर्मल, यहां तो क्रेडिट होगा। क्वांटिटी की बात कर रहा हूं पहले, यहां से दोनों आउट होंगे, यहां क्रेडिट और इधर डेबिट। जो नॉर्मल है वो इस अकाउंट में डेबिट आएगा। अच्छा, आपने इंट्रो टू काउंटिंग और हाँ, इंट्रो टू काउंटिंग पास कर ली हुई है और FAR 1 भी शायद कुछ लोग पास कर चुके हैं, कुछ पढ़ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये बात सबको पता होगी कि किसी भी टी अकाउंट में पोस्ट करते हुए यहां जो अंग्रेजी लिखते हैं उसके दो तरीके हैं। जिसका टी अकाउंट है, अंग्रेजी में दूसरे का नाम भी आ सकता है और कोई डिस्क्रिप्शन भी आ सकती है। यानी जैसे अगर डेटर डेबिट नहीं, कैश डेबिट और डेटर क्रेडिट है, इस एंट्री को जब डेटर के अकाउंट में पोस्ट करेंगे तो इस साइड पे कैश भी लिख सकते हैं और कह सकते हैं कि रिसीट्स हैं, ये भी हो सकता है। इसका फायदा होता है, जरा याद रखना आसान होता है, समझना आसान होता है कि हुआ क्या है। तो मैं उसी वजह से यहां पर आपको डिस्क्रिप्शन लिख के दे रहा हूं। एंट्री क्या हो रही है? स्क्रैप इन्वेंट्री डेबिट, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। ये मैंने सिर्फ ये बताने के लिए नॉर्मल लॉस लिख दिया कि ये किस चीज की एंट्री कर रहे हैं, नॉर्मल लॉस की। ये डेबिट, वो क्रेडिट। यहां इसके यूनिट्स इधर आ गए, ये यहां। नूर साथ साथ रहना यार। अच्छा नूर, आपका नाम क्या है? उस्मान। अच्छा, वो मैं अक्सर कह रहा होता हूँ रिकॉर्डिंग वाले पे, नूर, वो नूर ना, नूर खान है, कैमरा मैन है, तो मैं अक्सर कहता हूँ नूर इधर, तो वो नूर खान है, वो है कैमरा मैन। वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट, और इसकी अमाउंट क्या होगी? हमने नॉर्मल लॉस को कोई कॉस्ट तो अलॉट की नहीं है, लेकिन एक स्क्रैप वैल्यू तो अलॉट की है, तो इसकी अमाउंट वो स्क्रैप वैल्यू है। और आप यहां मैं समझा रहा हूं, लेकिन आप साथ देखते रहना। एंट्रीज में देखें, नॉर्मल लॉस की एक एंट्री की होगी मैंने एंट्रीज में, छठी सातवीं कोई होगी, सातवीं स्क्रैप इन्वेंट्री डेबिट और वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट।
और इसकी अमाउंट मैंने लिखी हुई एंट्री के साथ, स्क्रैप वैल्यू ना, नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू से एंट्री है, ये डेबिट और ये क्रेडिट। ओके अच्छा, एक बात एमी नॉलेज के लिए टैली करके दे रहा हूं, हम लोग नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू का कैलकुलेशंस में क्या इस्तेमाल करते हैं, न्यूमरेटर में से माइनस करते हैं ना, तो वो न्यूमरेटर वाली कॉस्ट सी लिखी हुई है, स्क्रैप वैल्यू इधर लिखी हुई है, तो वो माइनस ही हो रही, और ये यूनिट्स यहां से निकल के आ जाएंगे यहां, एबनॉर्मल लॉस। लेकिन इनको हमने कॉस्ट अलॉट की हुई है, यानी ये जो यहां सारा खर्चा हुआ है, इसी में से कुछ खर्चा इन पे है, कुछ खर्चा इस पे, तो इस क्रेडिट करने की अमाउंट क्या होगी, इसकी कॉस्ट होगी, तो यहां से ये निकल के यहां आ जाएंगे। ये एंट्री नंबर 8 देखें दोबारा, एंट्री नंबर 8 एबनॉर्मल लॉस डेबिट और ये वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। स्क्रैप वैल्यू हमने नॉर्मल लॉस को बस वाहिद स्क्रैप वैल्यू ही अलॉट की थी, लेकिन एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट होती है, कॉस्ट निकाला करते हैं हम, तो उस कॉस्ट से हमने इनको धक्के देके वर्क इन प्रोसेस से निकाल दिया। इन पे लगा अच्छे तो नहीं दिए धक्के, यहां पर इनके सारे खर्चे आए हैं, ये सारे खर्चे अपने सर पे उठा के ये अगले प्रोसेस में चले गए, और ये अपने सर पे वो खर्चे उठा के यहां से निकल के यहां आ गए। तो एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स अपनी कॉस्ट लेके इस प्रोसेस से आउट हो गए, और आउट होके उनको हमने इस नामी अकाउंट में डाल दिया। एंट्री 7 एंट्री 8 यहां तक। इनका क्या करना है, ये भी बेचने तो कबाड़िए को ही है, तो चाहे नॉर्मल हो चाहे एबनॉर्मल हो, हैं तो सारे ही खराब। अभी इस वक्त उस खराब इन्वेंट्री के अकाउंट में सिर्फ नॉर्मल वाले यूनिट्स लिखे हुए हैं। अगर नॉर्मल लॉस 300 यूनिट्स हैं और एबनॉर्मल लॉस 100 यूनिट्स हैं, तो असल में स्क्रैप इन्वेंट्री कितनी है, लेकिन अभी इस वक्त यहां क्या लिखा है, तो बाकी 100 भी हमें यहां डेबिट साइड पे चाहिए। अभी वो 100 कहां है, तो यहां से क्रेडिट और वहां डेबिट। लेकिन स्क्रैप इन्वेंट्री पे हम इनको किस अमाउंट पे रख रहे हैं, इनकी स्क्रैप वैल्यू पे। तो ये वाली एंट्री कॉस्ट से नहीं है, स्क्रैप वैल्यू से। एंट्री नंबर 9 देखें, एंट्री नंबर 9 जी। अब देखें एबनॉर्मल लॉस के साथ क्या हुआ है। यहां पर हम एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स लाए थे अपनी कॉस्ट के साथ, और यहां से निकाल दिए अपनी स्क्रैप वैल्यू के साथ। ये यहां से निकले, यहां डेबिट हो गए। अभी इस वक्त एबनॉर्मल अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट निल हो गया हुआ है। ये कॉस्ट है, ये इनकी स्क्रैप वैल्यू है, और प्रोबेबली ये ज्यादा ही होगा। जब इसका बैलेंस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर इधर ही निकलेगी यकीनन। ये जो बैलेंसिंग फिगर होगी, ये कॉस्ट और स्क्रैप वैल्यू का नेट होगा। ये बैलेंसिंग फिगर P&L को चार्ज हो जाएगी। ये वो चीज है जो इस टॉपिक के बचपन में मैंने आपसे एक दफा अमाउंट निकलवाई थी, अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस जो P&L में चार्ज होगी। तो वो कैसे निकालते थे, कॉस्ट माइनस स्क्रैप। तो ये वो है, वो इस T अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर। ये हो गई एंट्री नंबर 10। ये बैलेंसिंग फिगर एंट्री नंबर 10। और साथ देखें, एक डब्बा बना के मैंने एक एग्जाम नोट लिखा हुआ है एंट्री नंबर 10 के नीचे, कि एग्जाम क्वेश्चन में ना आप 9 और 10 अलग अलग करने की बजाय कंपाउंड ही किया करना। तो मैंने 9 और 10 को मिला के एक कंपाउंड एंट्री बनाई हुई है। एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट कितने से, कॉस्ट से, डेबिट स्क्रैप इन्वेंट्री स्क्रैप वैल्यू से, और जो डिफरेंस है वो P&L डेबिट। और ये अकाउंट की जिंदगी का मकसद हो गया पूरा। यहां अभी इस वक्त इस साइड पे जमा हो गए हैं सारे वाले खराब यूनिट्स, कितने पे, स्क्रैप वैल्यू पे। तो हम ये 400 यूनिट्स जब स्क्रैप को बेच देंगे तो कितने का बिकेगा, इतने का ही बिकेगा। 400 यूनिट्स इतने के बिकेंगे। तो जब बिकेंगे तो ये क्रेडिट और कैश डेबिट, और ये अकाउंट निल हो गया। ये एंट्री नंबर 14 है, ये एंट्री 14 है।
तो एंट्री 7 से लेके 10 तक एंड 14, ये एंट्रीज मैंने आपको टी अकाउंट के साथ लिंक करके बताई। जो यहां समझाया है और जो मैंने वहां लिखने की कोशिश की है, अगर आपको कुछ और लिखने की जरूरत लग रही है तो लिख लें बेशक। अपने आप के लिए नोट्स बनाने जो बनाने, अगर अपने लिए कुछ लिखना चाहें तो लिखें, फिर मैं नॉर्मल गेन बताता हूं। हाँ जी, नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस ओके। नॉर्मल लॉस थे 300 यूनिट्स, जबकि असल में खराब हुए 220, तो 80 का हो गया एबनॉर्मल गेन। यहां जितने मशीन के अंदर आए थे इतने बाहर निकल गए, और हमने सोचा था 300 जाया होंगे, लेकिन नहीं हुए। 80 जाया नहीं हुए, तो क्रेडिट तुमने ज्यादा कर दिए, वो डेबिट करने पड़ेंगे। वर्क इन प्रोसेस डेबिट। और एबनॉर्मल लॉस का चूंकि उलट है, तो एबनॉर्मल गेन नामी एक अकाउंट होगा, वो क्रेडिट हो जाएगा। और ये चूंकि पर यूनिट कॉस्ट सही रखने के लिए की गई एडजस्टमेंट होती है, इसलिए एबनॉर्मल गेन को भी एक कॉस्ट ही अलॉट की होती है। तो ये अपनी कॉस्ट के साथ यहां डेबिट और यहां क्रेडिट हो गया। और अभी इस वक्त खराब इन्वेंट्री में कितने लिख दिए हुए हैं? 300, जबकि असल में बेचने कितने हैं? तो ये तुमने ज्यादा फालतू लिख दिए। तो इसको कैंसिल करने के लिए हमें 80 यहां लिखने पड़ेंगे। ये क्रेडिट, ये डेबिट। किस वैल्यू से? इनकी स्क्रैप वैल्यू से। इसलिए हम लोग एबनॉर्मल गेन की भी स्क्रैप वैल्यू काउंट फॉर करते थे। इधर क्या बच गया? इन दोनों का डिफरेंस, ये हैवी है, इस साइड पे आएगा, और इन दोनों का जो नेट है वो P&L में डाल देंगे। तो ये एंट्री नंबर 11 और 12 और शायद 13 भी। 11, 12, 13 बता दी मैंने। और 13 के नीचे एक डब्बा बना के कंपाउंड भी दिखा दी। नॉर्मल लॉस में से अच्छा, तो वर्किंग प्रोग्रेस में हम इसको डेबिट करने की बजाय नॉर्मल लॉस को नेट करके नहीं लिख सकते। मकसद सिर्फ यूनिट्स का नेट करना तो नहीं है, ये और वैल्यू है, ये और वैल्यू है। यानी आप कह रही हैं कि नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन को नेट करके यहां एक्चुअल लॉस लिख दूं, तो अमाउंट का क्या? ये कॉस्ट है, ये स्क्रैप वैल्यू है। तो इसलिए नॉर्मल लॉस एक अलग एंट्री है, एबनॉर्मल गेन एक अलग एंट्री। अच्छा, सवाल सॉल्व करने के लिए और लास्ट चीज, इसका सीडी बैलेंस। सवाल सॉल्व करने के लिए, यानी अगर आपको प्रोसेस कॉस्टिंग का सवाल है और कहा जी वर्किंग प्रोसेस अकाउंट बना दें,
तो ये मैंने वैसे लिखा तो हुआ है यहां ऑलरेडी, लेकिन मैं यहां पर कुछ नक्शे बना के दे रहा हूं, देखें अगर आपको लगे तो। ये वाली चीजें, ये सब, ये सवाल में गिवन होती हैं। ये सब चीजें तो सवाल में गिवन होंगी। ये ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस अलग से शुरू में दिया होगा। ये सारे खर्चे करंट पीरियड हैं। ये फिगर, ये फिगर, ये फिगर और ये फिगर, ये वो फिगर्स हैं जो आप कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस यानी स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन में निकाला करते थे। तो अगर वर्क इन प्रोसेस के टी अकाउंट का सवाल हुआ तो वर्किंग में हमें ये बनानी पड़ रही होगी, और ये फिगर्स फिर हम यहां लिख रहे होंगे। एबनॉर्मल गेन, अच्छा, अगर टी अकाउंट का सवाल हुआ तो स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन वर्किंग में बना के उसकी फिगर्स फिर हमें यहां लिखनी होंगी। ये हमें वर्किंग में करना पड़ रहा होगा। बाय प्रोडक्ट भी गिवन होती है, नॉर्मल लॉस भी गिवन होता है, स्क्रैप। हां, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन पर यूनिट स्क्रैप और पर यूनिट प्रोडक्ट की गिवन होती है। ये मैंने ना वहां स्टैटिक लगा के नीचे लिखा हुआ, उसी वर्क इन प्रोसेस के टी अकाउंट के जस्ट नीचे इन चीजों पर मैंने स्टैटिक लगाया हुआ है, और वो लगा के तो नीचे बोल्ड करके लिखा हुआ। यही जो इसमें लिखते थे, यही वर्किंग कर, ये जो आज तक हम वर्क इन प्रोसेस अकाउंट बनाने से पहले जो पढ़ते आ रहे हैं उसका एंड यही पड़ा था ना। तो अब यही सारी मेहनत उठा के टी अकाउंट की शक्ल में लिख दी। एबनॉर्मल गेन मैंने ये बताया है कि वर्क इन प्रोसेस के अकाउंट में इतने यूनिट्स पहले थे, इतने और आए, इतने आउट हो गए, इतने सोचा था खराब होंगे लेकिन इससे कम खराब हुए, एबनॉर्मल गेन। तो ये जो ज्यादा लिख दिया है इसको कैंसिल करने के लिए हमें एबनॉर्मल गेन के यूनिट्स यहां लिखने पड़ेंगे, और सामने उनकी अमाउंट, हां उनकी कॉस्ट आएगी। वर्क इन प्रोसेस डेबिट, एबनॉर्मल गेन क्रेडिट। एबनॉर्मल गेन यूनिट्स की कॉस्ट यहां क्रेडिट साइड पे लिख दी। यहां पर मसला यह हुआ है कि स्क्रैप असल में 220 हैं जो खराब हैं। असल में हमने कबाड़िए को 220 यूनिट्स बेचने हैं, लेकिन नॉर्मल लॉस 300 की वजह से हमने यहां 300 लिखा हुआ है। तो वो जो 80 ज्यादा लिखा हुआ है वो इसको क्रेडिट करना पड़ा, और ये क्रेडिट और इसका डेबिट ये यहां स्क्रैप वैल्यू से। तो एबनॉर्मल गेन में डेबिट साइड पे इन खराब ना हुए यूनिट्स की स्क्रैप आ रही है, यहां उनकी कॉस्ट आ रही है। इसका डिफरेंस लेंगे तो बैलेंसिंग फिगर यहां निकलेगी, जिसको हम P&L में एक इनकम बना लेंगे। और इन एंट्रीज में और जो सारे टी अकाउंट्स बनाए हैं, अब ये मैंने चीजें कर दी पूरी। हाँ, रीवर्क किसी ने कहा था, दोबारा बता दें। रीवर्क ये है कि प्रोसेस में कुछ यूनिट्स हो गए खराब, यानी ये, और उनको हर दफा ऐसा ही होता है कि कुछ ना कुछ रिपेयर करा के उन पे थोड़ा और मटेरियल लगा के, थोड़ा और लेबर लगा के वो ठीक हो जाया करते हैं। ये है नॉर्मल रीवर्क। तो उन पे जो खर्चा लगेगा वो भी यहीं इधर ही डेबिट होगा। ये नॉर्मल रीवर्क है। लेकिन अगर इस दफा हमारे पास कोई बाहर से फॉरेनर आए हुए थे, काबिल लोग विजिट पे, उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हैं, आए हम बचा के दें आपको, या इस दफा जो खराब हुए थे वो रूटीन नहीं, कुछ डिफरेंट, कुछ हादसा हो गया था जिस वजह से खराब हो गए, उनको ठीक करना पड़ा, ये एबनॉर्मल रीवर्क है। वो फिर यहां डेबिट होने की बजाय वो P&L में डेबिट होगा। ये सारी एंट्रीज और इनसे जुड़े हुए टी अकाउंट्स पे नजर मार लें, कुछ मिसिंग तो नहीं है। मेरा ख्याल मैंने सारा बता दिया। चलें, इसका करा देता हूं पहले एक आसान सवाल है जी। वो मैंने कहा नहीं था पार्ट ए करना बस। अच्छा, पार्ट बी में था। पार्ट बी में एंट्रीज पूछी नहीं थी, हैं? पहले वो करवा दो। अच्छा अच्छा जी, पहले उसका पार्ट बी करा देता हूं। ओके, कल एक सवाल होमवर्क दिया था जो आप बहुत सारे लोगों ने कर भी लिया और कोई मसले भी नहीं हुए। उसके पार्ट बी में गेन लॉसेस और उनका बेचना, ये एंट्रीज पूछी हुई है। रिक्वायर्ड पार्ट बी, प्रिपेयर अकाउंटिंग एंट्रीज टू रिकॉर्ड प्रोडक्शन गेन्स लॉसेस एंड देयर अल्टीमेट डिस्पोजल। यानी ये जो आज आपको 4 5 6 एंट्रीज बताई हैं, ये सारी करने को कहा है। अब आप पार्ट ए में कैलकुलेशन सारी कर चुके, वैल्यूज सारी निकाल चुके हुए, सिर्फ उन वैल्यू से एंट्री करके दिखा रहा हूं।
प्रोसेस 2 में कोई लॉस और प्रोसेस 1 में है, तो कौन से वाले प्रोसेस की लॉसेस की एंट्रीज पूछी हैं? हाँ जी, दोनों की पूछी हैं। दूसरे की पूछी हैं। हाँ जी, दोनों की पूछी। अच्छा चलिए प्रोसेस 1 की तो करूं ना पहले। ये मैं ऑटम 17 वाले सवाल का पार्ट बी, क्या हो गया? नहीं, मक्खन लगाने वाली क्या बात है यार, ये क्या बात है? क्या गरम? चलो जज़ाकल्लाह। प्रोसेस 1 नॉर्मल लॉस वाली एंट्री से शुरू करते हैं। नॉर्मल लॉस वाली एंट्री स्क्रैप इन्वेंट्री डेबिट। ये मैं होमवर्क वाले सवाल का पार्ट बी कर रहा हूं बोर्ड पे सॉल्व। स्क्रैप इन्वेंट्री डेबिट और वर्क इन प्रोसेस 1 क्रेडिट। और रुपीज मिलियन थाउजेंड क्या किया हुआ था, या रुपीज ही थे? रुपीज ही थे। कितने से होगी एंट्री? जो आपने कॉस्ट पर यूनिट की वर्किंग में नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू माइनस की हुई है, ये उसकी एंट्री है। कितनी? 96,000। एबनॉर्मल लॉस वाली एंट्रीज पे आ जाते हैं। एबनॉर्मल लॉस डेबिट, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। ये कितने से होगी? उनकी कॉस्ट से। कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, सवाल में स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन पूछी थी? नहीं है, नहीं पूछी। पूछा क्या था? कॉस्ट ऑफ सेल्स, यानी कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स। तो चूंकि पार्ट बी में एंट्री करने के लिए एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट चाहिए, इसलिए मैंने सॉल्यूशन में पूरी स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन बनाई हुई। तो कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल एएल के यूनिट्स प्रोसेस 1, प्रोसेस 1 में एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स 300 और सिर्फ मटेरियल में थे। कन्वर्जन इन पे नहीं लगी हुई। 300 इंटू 525.157773। और एबनॉर्मल लॉस की दूसरी कंपाउंड एंट्री स्क्रैप इन्वेंट्री डेबिट, P&L डेबिट और ये एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट। स्क्रैप इन्वेंट्री कितने से डेबिट? इन 300 की स्क्रैप वैल्यू से, जो कि 100 रुपए पर केजी थी, लेकिन इसको पहले 0.8 करना पड़ेगा। 24,000। और ये यहां और बैलेंस और एंड देयर डिस्पोजल। कैश डेबिट 120 और स्क्रैप इन्वेंट्री। ये 120 मैंने ये दोनों लिए। ये हो गए प्रोसेस 1 वाले लॉसेस की एंट्री।
ये हो गया प्रोसेस 1। प्रोसेस 2, सवाल की रिक्वायरमेंट में कहा है कि आपने ये प्रोसेस 1 वाले की करनी है, नहीं। अब आप प्रोसेस 2 की भी एंट्रीज अगर बनाए तो ये एंट्री तो बनेगी नहीं, स्क्रैप वैल्यू नहीं है, और ये वाली भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, और एबनॉर्मल लॉस है ही नहीं, तो वर्क इन प्रोसेस 2 की, तो वर्क इन प्रोसेस 2 की है ही नहीं। अगर नॉर्मल लॉस की वैल्यू अगर नॉर्मल लॉस की तो फिर वर्क इन प्रोसेस 2 की भी हम ये एंट्रीज करते। अब आप एक सवाल पढ़ लें, ऑटम 14, ऑटम 14, ऑटम 14 होगा जी क्वेश्चन नंबर 15, अबाबील फूड्स, अबाबील फूड्स। ये पढ़ने में बोर्ड पे करता हूं। अच्छा, इसमें ना एक लाइन फिलहाल इग्नोर कर दें ताकि मैं सवाल पूरा करा दूं, फिर बताऊंगा उसका मतलब। फिलहाल आप ये लाइन इग्नोर कर दें जो टेबल में लिखी हुई है तीसरी, वेट आफ्टर कुकिंग 440,000, ये फिलहाल इग्नोर करके बाकी सवाल पढ़ लें, मैं करता हूं बोर्ड पे। जी नहीं, नॉर्मल लॉस नहीं हुआ ना इवेंचुअली, वो रीवर्क होके वो ठीक हो गया, तो फिर वो नॉर्मल लॉस तो रहा ही नहीं। देखें, नहीं सॉरी, नॉर्मल लॉस तो होगा लेकिन रीवर्क होने की वजह से वो बच बच के वापस आ गए, तो हमने तो क्वांटिटी स्केड्यूल बना। अच्छा, इसका हमने सवाल में करना कुछ नहीं पड़ेगा रीवर्क का, क्योंकि जितने बच गए थे यानी खैर खैरियत से बच गए थे वो आउटपुट हो गए, और उनके साथ बैलेंसिंग करके हमने ALAG निकाल लिया, तो रीवर्क का हमें कुछ अलग से करना ही नहीं पड़ा सवाल में, क्योंकि आउटपुट में तो वही हो गया ना जो बच के निकल गए आगे, तो इसलिए हमें सवाल में टेक्निकली कुछ करना नहीं पड़ा। सवाल पढ़ लें तो मैं करूं। पढ़ रहे थे तो पढ़ लिया होगा। चिकन नगेट्स बना के बेचते हैं, और पहले बोनलेस चिकन को है मसाला शसाला लगा के, मजेदार मसाला, और उसको फिर आधा कच्चा रख के आधा पका के वो फिर आगे फ्रोजन पैकेट में डाल के बेचते हैं। होता है बहुत मजे का, बहुत जबरदस्त मसाला होता है। तो अभी इस वक्त जो सवाल है वो कुकिंग डिपार्टमेंट का सवाल है। रिक्वायर्ड प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट फॉर कुकिंग डिपार्टमेंट, और बस प्रोसेस अकाउंट बनाने को कहा है, तो इसके सोल्यूशन में ये वर्क इन प्रोसेस का बन जाएगा अकाउंट। ऑटम 14 कुकिंग वर्क इन प्रोसेस। और अमाउंट्स
और केजीस। वर्क इन प्रोसेस का अकाउंट मांगा था, वर्क इन प्रोसेस का अकाउंट बना दिया है। चलो जी तरतीब से, सबसे पहले बीडी। तो बीडी सवाल में कहीं है? बिल्कुल है। कितना है? कितने किलो हैं? 30,000। और यहां उनकी अमाउंट, ये वो चीज है जिसको आप बेशक स्टेटमेंट ऑफ एडिशन से याद कर लें तो उसमें बीडी लिखा करते थे, या जो सवाल में इनकी ओपनिंग कॉस्ट गिवन होती है वो यहां बीडी है। तो इस ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट आपको दी हुई है मटेरियल और लेबर, लेकिन इस पे जज्बाती नहीं हो जाना, ये लेबर है, कन्वर्जन बनानी पड़ेगी। मटेरियल कितना है? 6 लेबर कितना है? 1288। और FOH कितना है? 1। ये पूरा बनाना पड़ेगा। ये पहले भी 1-2 सवालों में हुआ है शायद ऐसे। 9094। ये हो गया बीडी बैलेंस। इस सवाल में ये लॉस की अच्छी कैलकुलेशन है इसलिए करा रहा हूं सवाल, बाकी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है जी। और बताएं डेबिट पे क्या क्या? ट्रांसफर इन है कहीं सवाल में? नहीं है। फिर और बताएं डेबिट पे क्या क्या? डायरेक्ट मटेरियल कितने किलो? 420,000। कितने रुपए का? 50,000। और डेबिट साइड पे डायरेक्ट लेबर कितने रुपए की? 20,000। और डेबिट साइड पे FOH जो कि लेबर का 120% है, 24,000। और डेबिट साइड पे एबनॉर्मल गेन शायद आ जाए, वो देखें बाद में। क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर आउट 3। और ये फिगर स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन बना के निकाल लेते हैं। और क्रेडिट साइड पे नॉर्मल लॉस, और क्रेडिट साइड पे बाय प्रोडक्ट है कहीं? नहीं, तो एबनॉर्मल लॉस आ सकता है। और क्लोजिंग। तो ये इतना अकाउंट बना के छोड़ दिया। अब हम अपनी सारी कैलकुलेशन उसी पैटर्न से कर लेते हैं, फिर फिगर्स यहां लिख लेंगे। सबसे पहला काम क्वांटिटी स्केड्यूल। ओपनिंग इनपुट 420, क्लोजिंग 65,000, नॉर्मल लॉस, इंस्पेक्शन स्टेज 80%। और ये जो नॉर्मल लॉस है ये आपको 2 तरह का बताया हुआ है। तो नॉर्मल लॉस वाली कहानी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है जी। माइनस के नॉर्मल लॉस निकालते हैं। इंस्पेक्टेड यूनिट्स कितने? इनपुट तो होगा ही होगा। कितना? ओपनिंग पिछले महीने इंस्पेक्ट हुआ था कि इस महीने? इस महीने हुआ है आके। क्लोजिंग इंस्पेक्ट नहीं हुआ, वो निकल जाएगा। $385,000 और नॉर्मल लॉस 5%। 1925 लिखता हूं अभी। हमें यहां नॉर्मल लॉस लिखना है और आगे उनके किलो और इधर उनकी स्क्रैप वैल्यू। अब जो स्क्रैप वैल्यू है वो रिजेक्टेड वालों की है, वेट लॉस तो वो तो हवा में गया ना, तो हमें इसलिए यहां नॉर्मल लॉस 2 अलग अलग चाहिए। तो 5% जरूर लगाता, लेकिन नॉर्मल लॉस की रिकवरी अलग अलग लिखनी है, इसलिए हम यहां पर नॉर्मल लॉस इसी से आगे चल रहा हूं। ये जगह कम है, इधर ही आगे कर रहा हूं। नॉर्मल लॉस 5% बेशक है, लेकिन उसको 2 और 3 में तोड़ रहे हैं। 2% क्या है? वेट लॉस, और 3% रिजेक्शन। तो इस पे 5 लगाने की बजाय 2 लगाएं 7700 और 3 लगाएं, तो नॉर्मल लॉस 19। तो नॉर्मल लॉस 19200 है,
250, लेकिन उसको तोड़ना जरूरी है। किस वजह से तोड़ रहे हैं? स्क्रैप वैल्यू की वजह से। इसकी स्क्रैप वैल्यू है, इसकी नहीं। यहां तक कोई सवाल? एक सवाल तो आया करता है, आया नहीं है, खुद ही बता देता हूं। वैसे तो अक्सर बच्चे नहीं होते कंफ्यूज, लेकिन कुछ बच्चों को लगता है कि आप एक बार नॉर्मल लॉस निकाल लें, जब निकल आए उस पे 2% और 3% लगाना है। यानी इसका 19,250 5% निकाल लें, फिर इसका 2% और 3% करें, तो फिर बाकी 95 किधर जाएगा? ये 2 और 3 सिर्फ इसको अरिथमेटिकली तोड़ा हुआ, इसका 2% और इसका 3% नहीं है। 5% फिगर निकालने के बाद ये उस 5 का ब्रेकअप है। अगर आपने 19,250 पे 2% और 3% लगा लिया तो बाकी नॉर्मल लॉस क्या होगा फिर? तो इसलिए ये इसके 2% 3% नहीं है, इसी के 2 और 3 है। तो नॉर्मल लॉस हो गया 19200 250, और आउटपुट बताया हुआ है शायद 362। तो इसका मतलब है कि एबनॉर्मल लॉस है 3750। थ्री सेवन 3,000. एफ को है 60, सॉरी नहीं, ये क्या बना? कन्वर्जन, ये मटेरियल, ये कन्वर्जन। और करंट पीरियड 50 मिलियन और 44 33 ये 44 नॉर्मल लॉस की रिकवरी। अब इनमें से किसकी रिकवरी है? ये रिजेक्शन वाले की, यानी 11550 इंटू 60 रुपए 6 6 7 129 पॉइंट जी
00 11 चलो कोई बात नहीं है, बस हो रहा है कंप्लीट, करीब करीब है। अच्छा, चूंकि एफ को है ना, तो स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन पे टाइम लगाने की बजाय ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा। $362 into 129 plus 115 8832 normal loss। ये स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन बचपन गुजर गया आपका, ये मैं ब्रैकेट में कर रहा हूं तो इस पे परेशान नहीं होना। 3750 इंटू 129 प्लस 3750 नहीं 3000 इंटू 115। ये मैंने स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन वाला काम ही किया है। 3750 82 बस खत्म हो गया सर। CD 65। और अगर इसको तसल्ली के लिए क्रॉस चेक करना हो तो बेशक कर ले, वरना सिंपली CD लेना भी काफी है। जी 132 इंशाल्लाह बराबर है। नहीं बराबर हो सकता है, कोई एक आध रुपए का फर्क हो, बराबर है वैसे। अच्छा, जल्दी से जरा एक दो बातें नॉलेज के लिए सुन लें। जिन लोगों को ये बात आसान लगे ज्यादा, तो आप अगर इन दो कॉलम्स पे गौर करें ना, तो क्वांटिटी स्केड्यूल ही है ये, तो बेशक आप ये वर्किंग बनाने पे टाइम ना लगाएं। यानी अगर वर्क इन प्रोसेस अकाउंट मांगा हुआ है सवाल में, तो आप बेशक ये अलग से ना बनाएं, ये क्वांटिटी स्केड्यूल वाला ही काम देगा सारा। लेकिन अगर परेशान हो रहे, घबराने लग गए, तो बनाएं। अच्छा, दूसरी बात, इस सवाल में जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर एंट्रीज पूछी होती और एबनॉर्मल लॉस की भी एंट्री करनी होती, तो हमें एबनॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू भी तो चाहिए होती, और एबनॉर्मल लॉस 3750 के 3750 की स्क्रैप वैल्यू होती। क्यों नहीं? क्योंकि इन 3750 में कुछ रिजेक्शन भी है, कुछ इवेपोरेशन, वेट लॉस, तो इसमें से कैसे निकालें? नहीं, 60-40 नहीं। अगर इस सवाल में एंट्रीज पूछी होती तो ये करना पड़ता जो बता रहा हूं, नहीं पूछी, काम चल गया। अब वो क्या करना पड़ता है, इधर देखें, ये मैं वो काम कर रहा हूं कि अगर इस सवाल में आपको इस 3750 के भी टुकड़े करने पड़ते तो कैसे करते। मशीन में पहले कितना था? 30,000 किलो। मशीन में कितना और आया? 420। कितना किलो मशीन में पकने के लिए मौजूद है? जबकि पकने के बाद वजन कितना है? 440। 10,000 किलो किधर गया? उड़ गया। ये है एक्चुअल वेट लॉस। नॉर्मल वेट लॉस इतना है, तो फिर एब नॉर्मल वेट लॉस कितना हुआ? और अगर एब नॉर्मल लॉस इतना वेट लॉस है, तो बाकी 1450 ये रिजेक्शन वाला है।
अच्छा, अब ना मुझे एक क्लास चाहिए और प्रोसेस कॉस्टिंग की, तो सैटरडे को मैं अब कल चूंकि आपको ऑफ दे रहा हूं, तो फिर ये वाली क्लास में अगले सैटरडे को लेता हूं। और जिन्होंने सीलॉ का पेपर देना है और वो पेपर देने के बाद बिल्कुल खत्म हो चुके होंगे, तो ठीक है, रिकॉर्डिंग तो दे ही दूंगा, लेकिन बस ये चाह रहा हूं कि मंडे से मैं नए चैप्टर की तरफ आऊं, हैं जी। और जो अच्छे बच्चे पढ़ना चाहते हैं, आप इस वीक में जब एग्जाम से फारिग हो लें और टाइम बचता हो तो जितने सवाल कर सकते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग के करें, लेकिन जो अभी कोई ना करे वो बता देता हूं। स्प्रिंग 19 है जो मैंने अगली क्लास में खुद करवाना है। स्प्रिंग 19, स्प्रिंग 19। उसके अलावा जिसने जो सवाल करना है करे। हां, फिर भी वैसे तो जब नया टॉपिक शुरू हो जाता है तो बच्चे ये काम छोड़ चुके होते हैं, लेकिन फिर भी मैं तो अपनी तरफ से करूं ना, मैं इसके ना कुछ 3-4 सवाल कम से कम जो अच्छे अच्छे हैं वो फिर मैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एक एक होमवर्क डिस्कस करके चला लूंगा, ताकि वो डिस्कशन में आ जाए। अदरवाइज मेरी तरफ से चैप्टर फारिग है, एक लेक्चर पे लगाना है मैंने, अदरवाइज ये फारिग है और आपने इसमें जो जितने सवाल करना चाहे करें। फिर हम लोग अगले सैटरडे को कॉस्ट के लिए दोबारा मिल रहे हैं। आपको मैं जुम्मे तक उसका मैसेज करवा दूंगा कि किस टाइम। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।